नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज शुरू की है, जिसकी आज दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें हम परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज समरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी के चलिए आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है जनपद एवं उनकी स्थापना वर्ष। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए चंपावत 15 सितंबर 1997, बी उधम सिंह नगर 24 दिसंबर 1997, सी रुद्रप्रयाग 18 सितंबर 1997 और डी बागेश्वर 18 सितंबर 1997। तो इसमें हमारे जनपदों के स्थापना वर्ष दी गई हैं और उसमें हमसे यह पूछा गया है कि किस जनपद का स्थापना वर्ष जो है गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर। तो दोस्तों, उधम सिंह नगर की जो है स्थापना हुई है वह 26 दिसंबर 1995 को हुई है और बाकी चंपावत की स्थापना 15 सितंबर 1997 को हुई है। रुद्रप्रयाग की भी सही है, 18 सितंबर 1997 और बागेश्वर की भी 18 सितंबर 1997 को स्थापना हुई है। बस इसमें गलत था उधम सिंह नगर, जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1995 को की गई थी। इसके बारे में जानकारी भी दे रखी है कि उधम सिंह नगर का गठन जनपद के रूप में 26 दिसंबर 1995 को हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई, जो वर्तमान में राज्य के लगभग 61% भाग पर लागू है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1874। 1874 में जो है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के तहत जब उत्तराखंड में कमिश्नर सर हेनरी रैमजे का शासन था। क्योंकि अब राजस्व पुलिस व्यवस्था का इतिहास जाने हम, तो राजस्व पुलिस व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो कमिश्नर सर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने की थी। किसने? ट्रेल ने की थी, जो कि उत्तराखंड के दूसरे कमिश्नर थे। उन्होंने जो है 1816 में, दोस्तों कब, 1816 में जो है बोर्ड ऑफ कमिश्नर की स्थापना की तथा 1819 में उन्होंने पटवारी व्यवस्था लागू की, जिसके तहत 9 पटवारियों की व्यवस्था की गई। फिर 1825 में वही पटवारियों की संख्या 17 हो गई और फिर 1830 में उन पटवारियों की संख्या जो है 63 हो जाती है। लेकिन इस पटवारी व्यवस्था को 1874 में एक विस्तृत रूप दिया गया हेनरी रैमजे द्वारा। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल को उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। और राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में 61% भूभाग पर लागू है, जो कि 1874 में लागू हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितने परगने तथा पट्टियां यानी कि पटवारी क्षेत्र थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुमाऊं में 19 परगने और 125 पट्टियां थी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी है। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने तथा 125 पट्टियां थी तथा गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गठन से पूर्व राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी थी। तो राज्य गठन से पूर्व तहसीलों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 49।
तो राज्य गठन से पूर्व राज्य में तहसीलों की संख्या 49 थी। कुछ विस्तृत जानकारी इसके बारे में। वर्तमान में राज्य में 2 मंडल हैं, आप सभी लोग जानते हैं, एक गढ़वाल मंडल, एक कुमाऊं मंडल, जिसमें गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक 7 जिले हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। मंडल के नीचे जिला अधिकारी के नेतृत्व में तहसीलें होती हैं, जो वर्तमान में 13 हैं। ठीक है, तहसीलों की संख्या हमारे यहाँ 13 है। राज्य गठन से पूर्व राज्य में केवल 49 तहसीलें थी। एक साथ 29 तहसीलों का गठन मई 2004 में लोकसभा चुनाव से पहले किया गया। वर्तमान में राज्य में तहसीलें यानी कि उप जिलों की संख्या 110 है। वर्तमान में उप तहसीलों की संख्या 118 नहीं, वर्तमान में उप तहसीलों की संख्या 18 है और सर्वाधिक तहसीलों की संख्या पिथौरागढ़ में है और सबसे कम रुद्रप्रयाग व हरिद्वार में तहसीलों की संख्या है 4। वर्तमान में राज्य में जो ब्लॉक हैं वह 95 ब्लॉक हैं, जिसमें से कि हमारे सर्वाधिक ब्लॉक पौड़ी में 15 हैं प्लस अल्मोड़ा में 11 ब्लॉक हैं और सबसे कम ब्लॉक जो हैं उत्तराखंड में किस जनपद में है? बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों, राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल राज्य में संविधान का रक्षक माना जाता है। तो राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी। महाधिवक्ता की नियुक्ति हेतु कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, जिसमें पहली शर्त है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी कि आप सिर्फ महाधिवक्ता के लिए नहीं, आप किसी भी संवैधानिक पद पर अगर नियुक्त होते हैं तो सबसे पहली शर्त आपके लिए यही है कि आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य यानी कि कानूनी कार्यों से जुड़ा हो, कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय जो कि हमारा हाईकोर्ट होता है उसमें अधिवक्ता के रूप में कार्य किया गया हो। महाधिवक्ता विधि के विषयों पर राज्यपाल को सलाह देते हुए एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कानूनी एवं विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। महाधिवक्ता सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु इसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी थे, लेकिन अगर बात करें राज्य के प्रथम अंतरिम महाधिवक्ता तो वह ललिता प्रसाद नेथानी थे और वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि कम से कम जो है 60 सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। इसके बारे में विस्तृत जानकारी यहां प्राप्त कर सकते हैं कि विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत वयस्क मतदाताओं जो कि 18 वर्ष की आयु से अधिक वाले मतदाता हैं उनके द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से उनका चुनाव होता है जो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। और इसी अनुच्छेद के तहत यह भी व्यवस्था की गई है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, राज्य के गठन से पूर्व यानी कि राज्य बनने से पूर्व राज्य में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें थी?
तो दोस्तों राज्य गठन से पूर्व राज्य में विधान परिषद की कितनी सीटें थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 9। तो राज्य गठन से पूर्व राज्य में विधान परिषद की कुल 9 सीटें थी और राज्य गठन से पूर्व राज्य विधानसभा की राज्य में कितनी सीटें थी? तो वह 22 सीटें थी। इस विषय पर संक्षेप टिप्पणी की गई है कि गठन से पूर्व राज्य विधानसभा की कुल सीटें 22 थी और विधान परिषद की कुल सीटें 9 थी, लेकिन 5 नवंबर सन 2001 राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ और उसके गठन उपरांत ही 5 नवंबर 2001 को जो है राज्य विधानसभा सीटों का परिसीमन किया गया और इस परिसीमन के बाद राज्य में विधानसभा की जो सीटें थी वह 70 हो गई और जो दूसरा परिसीमन है वह फरवरी 2008 में पुनः क्षेत्र परिसीमन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा की कुल 70 सीटों में से अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें पूछा गया है कि राज्य विधानसभा की जो कुल 70 सीटें हैं वर्तमान में, उनमें से जो अनारक्षित हैं यानी कि विशेष वर्ग को आरक्षित नहीं है, अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 55। तो जो राज्य विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं उनमें से 55 सीटें अनारक्षित हैं और 15 सीटें आरक्षित हैं। इस क्वेश्चन की विस्तृत टिप्पणी विस्तृत जानकारी यहां पढ़ेंगे हम कि वर्तमान में राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 55 सीटें अनारक्षित हैं अर्थात 15 सीटें आरक्षित हैं और इन 15 में से भी जो 13 सीटें हैं वह अनुसूचित जाति यानी कि SC और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति मतलब ST के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति हेतु सर्वाधिक आरक्षित सीटें जो है हरिद्वार जनपद में हैं 3, जिनमें कि भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेड़ा सीट SC के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं, एक चक्राता देहरादून में और एक नानकमता में है। हम आरक्षित सीटों की बात करें तो 13 सीटें SC के लिए आरक्षित है, जिनमें से कि राजपुर देहरादून में SC के लिए आरक्षित सीट है, हरिद्वार में भगवानपुर, ज्वालापुर और झबरेड़ा SC के लिए आरक्षित सीट है, टिहरी में धनसाली, पौड़ी में पौड़ी प्लस श्रीनगर, नैनीताल में नैनीताल है, पिथौरागढ़ में गंगोली हाट, अल्मोड़ा में जागेश्वर सोमेश्वर दोनों संयुक्त सीटें हैं, उधम सिंह नगर में बाजपुर है और उधम सिंह नगर में ही ST की एक आरक्षित सीट है नानकमता, चमोली में कर्णप्रयाग प्लस थराली संयुक्त सीट SC के लिए आरक्षित है, बागेश्वर में कपकोट प्लस बागेश्वर संयुक्त सीट SC के लिए आरक्षित है और उत्तरकाशी में यमुनोत्री प्लस पुरोला संयुक्त सीट है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ये कुछ सीटें थी 15 जो कि SC और ST वर्ग के लिए राज्य में आरक्षित है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में अंतरिम विधानसभा का गठन कितने विधायकों से किया गया था? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य में अंतरिम विधानसभा का गठन जो है कितने विधायकों के साथ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 30 विधायकों के साथ राज्य में अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि 22 सदस्य विधानसभा से और 8 सदस्य विधान परिषद से अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था। लेकिन हमने पीछे पढ़ा था कि राज्य गठन से पूर्व विधान परिषद के तो राज्य में 15 नहीं, विधान परिषद के राज्य में राज्य गठन से पूर्व 9 सदस्य थे, लेकिन 22 सदस्य 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे,
जबकि 9 उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे। और इन 9 विधान परिषद के सदस्यों में से जो है एक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जिसके बाद जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 8 रह जाती है। अंतरिम विधानसभा के गठन से ठीक पहले 9 सदस्यों में से एक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और सदस्यों की संख्या 8 रह जाती है और अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है वह 27 जुलाई, कितने 27 जुलाई 2000 को, कब 27 जुलाई 2000 को उत्तरांचल विधानसभा हेतु पारित किया गया था, जिसमें 31 सदस्यों की व्यवस्था थी, जिसमें अंतरिम विधानसभा से गठन से पूर्व विधान परिषद के जो 9 सदस्य थे उनमें से एक का कार्यकाल समाप्त हो गया और 30 सदस्यों के साथ जो है अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस राजनीतिक दल का बहुमत होने के कारण 9 नवंबर 2000 को कौन सी पार्टी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है यानी कि जो 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन के बाद जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो वह कौन सी पार्टी थी जिसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाजपा पार्टी के नेतृत्व में जो है राज्य में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे हम। भाजपा का बहुमत होने के कारण 9 नवंबर 2000 को उसी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल हमारे थे पहले सुरजीत सिंह बरनाला, मुख्यमंत्री हमारे उत्तरांचल के, उस समय हमारा राज्य का नाम जो है उत्तरांचल था और इस उत्तरांचल के पहले जो अंतरिम मुख्यमंत्री बने थे वह नित्यानंद स्वामी बने थे। और अंतरिम मंत्री परिषद में जो है 9 कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री थे। और जो अंतरिम विधानसभा थी उसमें जो है भाजपा सरकार के जो है 23 विधायक थे, यानी कि 23 विधायक जो थे वह भाजपा के थे। अंतरिम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वह प्रकाश पंत थे, यानी कि पहले विधानसभा अध्यक्ष जो थे वह प्रकाश पंत थे। और प्रथम विधानसभा सत्र जो आयोजित किया गया था वह 9 जनवरी 2001 को शुरू किया गया था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस सांसद नारायण दत्त तिवारी ने राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली। नारायण दत्त तिवारी विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जन्म 1924, बल्यूटी गांव नैनीताल में इनका जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कांग्रेस की प्रथम सरकार राज्य में बनी थी उसमें नारायण दत्त तिवारी ने मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 फरवरी सन 2002 को नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव में जो चुनाव प्रतिशत रहा था वह 54.34% जो है विधानसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत रहा था। और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 36 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं कि राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को संपन्न हुआ, जो कि एक निर्वाचित प्रक्रिया होती है चुनाव की, जिसमें पूरा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एक विधायक चुना जाता है, फिर उस विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो यह सारी प्रक्रिया 14 फरवरी 2002 को संपन्न हो गई थी। मतदान प्रतिशत 54.34% रहा और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी विकास पुरुष बने। प्रथम विधानसभा चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4 रहा था, यानी कि 2 कांग्रेस की महिलाएं विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा गई थी और 2 भाजपा भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची थी। और जो हमारी विधानसभा के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष रहे वह यशपाल आर्य रहे। और यशपाल आर्य जो वर्तमान में बाजपुर की सीट है उससे
विधायक हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो हमको ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। हमको ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002, यह ठीक है, हमने पीछे भी पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी, दूसरी निर्वाचित विधानसभा 21 फरवरी 2007, यह भी ठीक है, दूसरी निर्वाचित विधानसभा 21 फरवरी 2007 को। ऑप्शन नंबर सी, तीसरी निर्वाचित विधानसभा चुनाव 30 जनवरी 2012 को, यह भी ठीक है, जो तीसरा निर्वाचित विधानसभा चुनाव था वह 30 जनवरी 2012 को संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वह है चौथी निर्वाचित विधानसभा चुनाव 15 फरवरी 2017, क्योंकि जो चौथी विधानसभा चुनाव था वह 15 जनवरी 2017 को नहीं हुआ था, वह 15 फरवरी को हुआ था। अभी बोला भी है मैंने कि 15 फरवरी 2017 को जो है चौथा निर्वाचित विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी है कि चौथी निर्वाचित विधानसभा चुनाव 15 फरवरी 2017 में हुए। मतदान का प्रतिशत जो है प्रथम में 54.34% रहा और 4 महिलाएं रही। दूसरे में 63.96% मतदान प्रतिशत रहा और 4 महिलाएं निर्वाचित होकर विधानसभा गईं। तृतीय निर्वाचित विधानसभा में मतदान प्रतिशत 67.70% रहा, जो कि सर्वाधिक मतदान प्रतिशत था, और 5 महिलाएं निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची। चतुर्थ विधानसभा में जो है 65.64 या 65.655 मतदान प्रतिशत रहा, जिसमें से कि 5 महिलाएं निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची। और वर्तमान में जो है 5वीं विधानसभा चुनाव जो है 14 फरवरी 2022 को संपन्न हुए, और इसमें जो है 65.34 या 37% जो है विधानसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत रहा, और इसमें 7 महिलाएं जो है निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड में 27 मार्च से 11 मई 2016 तक 46 दिन तक का राष्ट्रपति शासन लगा था। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 27 मार्च से 11 मई 2016 तक तो मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस समय मुख्यमंत्री हमारे थे हमारे वह विजय बहुगुणा थे। और किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर है कि संविधान के अनुच्छेद 356 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो दोस्तों राज्य में वर्तमान समय में कितनी संसदीय सीटें हैं। तो राज्य में वर्तमान समय में संसद की कितनी सीटें हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। राज्य में 8 संसदीय सीटें हैं, जिनमें से कि 5 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। तो कुल मिलाकर 8 संसदीय सीटें हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में राज्य में 8, जिनमें से कि 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा संसदीय सीटें हैं। लोकसभा सीटें अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार हैं। अब इनसे सांसद कौन कौन है इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अल्मोड़ा से अजय टम्टा, पौड़ी से अलिन बरूरी, टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, नैनीताल व उधम सिंह नगर यह संयुक्त सीट है, जिससे अजय भट्ट, और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा सांसद है। अल्मोड़ा जनपद की लोकसभा सीट अनुसूचित जाति यानी कि SC हेतु आरक्षित है।
और 2008 के परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा सीटें यानी कि जो 14 विधानसभा सीटें हैं वो एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा कथन सत्य सही नहीं है। तो यह ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। यह सही है कि अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी, इसी अनुच्छेद के तहत 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह भी सही है कि 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत, दोस्तों 127, अगर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ी है तो अनुच्छेद 127 आपको बखूबी पता होगा, जिसमें भारत के यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय का यह अनुच्छेद है और अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की व्याख्या दी गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश है, ना कि उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधिरक्षण का पूरा अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है और उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यह भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी की। तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 127, तो अनुच्छेद 127 जो है तदर्थ न्यायाधीशों से संबंधित है और यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को जारी रखने या आयोजित करने के लिए एक स्थायी न्यायाधीश की एक न्यूनतम संख्या, यानी कि जो स्थायी न्यायाधीशों की एक न्यूनतम संख्या या कोरम है, उसकी आवश्यकता होती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक निर्दिष्ट समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित कर सकते हैं। हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में हुई। इसका निर्माण जो कराया था वह सर एंटोनी मैकडोनाल्ड ने करवाया था। इसकी जो शैली है वह गोथिक शैली है और इसका निर्माण जो है बकिंगम पैलेस, लंदन के बकिंगम पैलेस की तर्ज पर किया गया। इसके वास्तुकार जॉर्ज स्टीवंस व ओरेटर थे। जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है इसकी नींव 27 अप्रैल 1897 में की गई और इसका निर्माण सन 1900 में पूरा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, तो नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा कब से कब तक, तो 1960 से 62 तक नैनीताल उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा। तब इसका उपयोग सचिवालय भवन के रूप में किया गया। कुछ समय के लिए इसमें ब्रैंसडेल स्कूल था। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश अशोक अभयंकर देसाई थे। राज्य के प्रथम रजिस्ट्रार GCM रावत थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु अप्रैल 2001 में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। तो जो मुकदमे चलाए जाते हैं कोर्ट में उसके यथाशीघ्र निपटारे हेतु अप्रैल 2001 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। तो वह कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है कि मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित न्यायालयों का गठन अप्रैल 2001 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य विधानसभा द्वारा किस वर्ष लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया। तो लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा किस वर्ष पारित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
1 नवंबर 2001 को राज्य विधानसभा द्वारा लोकायुक्त विधेयक 2011 पारित किया गया। तो दोस्तों इसमें एक शब्द आया है लोकायुक्त। तो लोकायुक्त का कार्य क्या होता है राज्य में? तो राज्य में लोकायुक्त का कार्य यह होता है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री होते हैं या पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य के उप मुख्यमंत्री जिसे हम डेप्यूटी सीएम कहते हैं, राज्य के विधानसभा के सदस्यगण और राज्य के उच्च पदाधिकारीगण या अधिकारीगण जो भी है, अगर उनके खिलाफ कुछ शिकायत या मुकदमा होता है तो लोकायुक्त का कार्य यह होता है कि वह उनके मामलों में एक निष्पक्ष जांच करता है और जो भी तथ्य सामने आते हैं उनको उजागर करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अगला कि नए कानून के अनुसार लोकायुक्त में सामान्यतः कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो नए कानून के अनुसार लोकायुक्त में सामान्यतः 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। लेकिन अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो इसमें एक पैटर्न लागू होता है कि 1 अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य, लेकिन अभी यहाँ तो 4 थे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक अध्यक्ष तो होता ही है, लेकिन उन 8 में से 4 जो है कानूनी सदस्य होते हैं और 4 जो है कानूनी सदस्य होते हैं और 4 गैर कानूनी सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अच्छा अभी इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी टिप्पणी दे रखी है कि राज्य प्रशासन में अधिकारों के दुरुपयोग एवं कदाचार संबंधी व अभिकथनों का अन्वेषण करने के लिए जो राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को जो है लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया, तब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी थे। नए विधेयक के अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त के 3 विंग्स होते हैं, जिनमें से कि तो यह 3 शाखाएं होती हैं इसमें, जिसके द्वारा एक लोकायुक्त अपनी जांच को आगे बढ़ाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था? तो महिलाओं का आरक्षण पंचायतों में 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया, वह किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2008। तो दोस्तों मार्च 2008 में महिलाओं के पंचायतों में आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मुख्य सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी यानी कि पंचायती राज अधिकारी होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिला पंचायत। तो दोस्तों जो जिला पंचायत का सचिव होता है वह जिले का मुख्य विकास अधिकारी और पंचायती राज अधिकारी होता है। तो राज्य में जो है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, जिसमें से कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, फिर ग्राम पंचायत आती है। और जो जिला पंचायत है वह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे उच्च स्तरीय निकाय होता है। इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारियां भी हैं, जैसे कि जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय होता है, एक निगमित निकाय होता है। सदस्यों का चुनाव जो है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली जनता द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। जिलों के सभी प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य और जिला पंचायत के पदेन सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। ये जिला पंचायतों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, मत दे सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में मत नहीं दे सकते। यानी कि जब
पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव आता है जिला पंचायत में, तो उस दृष्टि में जो है यह अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते। इसकी न्यूनतम बैठक जो है 3 माह में होनी आवश्यक है और इसकी गणपूर्ति जो है 1/3 होनी चाहिए। और जो जिला पंचायत है वह अपनी 6 समिति यानी कि जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वह 6 प्रकार की समितियां बनाते हैं और इन्हीं समितियों के माध्यम से अपना कार्य चलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो दोस्तों जो क्षेत्र पंचायत है वह पंचायती राज व्यवस्था का दूसरे स्तर का निकाय है, क्योंकि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है, जिसमें से कि पहला जिला पंचायत सबसे उच्च, फिर मध्य स्तरीय क्षेत्र पंचायत और फिर निम्न स्तरीय जो होता है वह ग्राम पंचायत होता है। तो इसमें क्षेत्र पंचायत की बात की है तो दोस्तों इसमें कम से कम जो है 20 और अधिक से अधिक 40 सदस्य हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 20 और अधिक से अधिक 40 सदस्यों की एक क्षेत्र पंचायत हो सकती है। इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। पहली जिला पंचायत सबसे उच्च स्तरीय, क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय और ग्राम पंचायत निम्न स्तरीय। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है राज्य में, जो कि संचालित रूप से सुचारू रूप से चल रही है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा यानी कि अप्रत्यक्ष विधि से होता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है BDO, जिसे क्या कहते हैं हम, ब्लॉक विकास अधिकारी। BDO को हम ब्लॉक विकास अधिकारी कहते हैं, वह इसका सचिव होता है। और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य की कड़ी के रूप में जो है क्षेत्र पंचायत कार्य करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के गठन हेतु मैदानी क्षेत्रों में कम से कम कितनी आबादी का होना आवश्यक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्र में आता है, यानी कि यह पर्वतीय राज्य अधिकतम है क्योंकि 86.07% इसका क्षेत्र जो है हमारे राज्य उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वह पर्वतीय है और 13.93 के समथिंग जो है इसका क्षेत्रफल मैदानी है। तो इसमें पूछा गया है कि कम से कम कितनी आबादी का होना आवश्यक है पंचायतों के गठन के लिए मैदानी क्षेत्रों में। तो कम से कम 1000 की आबादी का होना आवश्यक है मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के गठन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछे कि मैदानी क्षेत्रों के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के गठन के हेतु कम से कम कितनी संख्या बल होना चाहिए, तो उसका सही आंसर होगा 500। तो 500 अगर व्यक्ति हैं पर्वतीय क्षेत्र में तो वहां ग्राम पंचायत गठित की जा सकती है। इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दे रखी है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के गठन हेतु आवश्यक जनसंख्या 500 और मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत गठन हेतु आवश्यक जनसंख्या 1000 होती है और अधिकतम 10,000 होती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 यानी कि जो संख्या है वह 5 से कम नहीं हो सकती और 15 से अधिक नहीं हो सकती ग्राम पंचायत के सदस्य की संख्या। अब इसके बात करते हैं कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वह ग्राम प्रधान होता है और एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों को जो मिलाकर बनाई जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहा जाता है। और जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है वह उसके कार्यकाल की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और किसी भी नए ग्राम पंचायत का जो गठन है
वह राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। यानी कि यह अधिकार है राज्य सरकार को कि वह किसी भी ग्राम पंचायत का गठन कर सके, और जो ग्राम पंचायत है वह स्थानीय मिले या हाट से जो कर है या शुल्क है वह भी वसूल कर सकती है, और ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल की सुविधा भी निःशुल्क लगा सकती है। तो यह कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जो मैंने आपसे साझा किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि पंचायतों के 1/3 सदस्यों के साथ ही कुल परिवारों के आधे परिवार का सहमत होना आवश्यक है। 1/5 भी नहीं, 1/7 भी नहीं और 1/10 भी नहीं, यह गलत है। 1/3 सदस्यों के साथ कुल परिवारों के आधे परिवार का सहमत होना आवश्यक है किसी भी ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए। हमारा इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी और अन्य फैक्ट्स के साथ दी गई हैं कि एक अथवा एक से अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। एक ग्राम पंचायत की होती है एक ही ग्राम सभा। किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने का कार्य राज्य सरकार के पास होता है, और ग्राम सभा के प्रत्येक वर्ष में 2 आम बैठकें होती हैं जिनकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान, पीछे बताया था कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष होने के कारण वह ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी मेजबानी करता है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि राज्य में वर्तमान में कितने जनपदों में नगर निगम स्थापित हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 और ऑप्शन नंबर डी 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों राज्य के 5 जनपदों में 9 नगर निगम स्थापित हैं। तो इनके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं कि वह नगर निगम कौन कौन से हैं और उनकी स्थापना वर्ष क्या क्या है। तो हमारे राज्य का सर्वप्रथम और पहला नगर निगम है देहरादून नगर निगम, जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 1998 को की गई। किसकी? देहरादून की, 9 दिसंबर 1998 को। उसके बाद हरिद्वार और हल्द्वानी नगर निगम की स्थापना 2011 में की गई। फिर काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की नगर निगम की स्थापना 2013 में की गई। ऋषिकेश और कोटद्वार नगर निगम की स्थापना 2017 में की गई। और राज्य के अंतिम नगर निगम जो 2021 में बना गया वह श्रीनगर नगर निगम है। तो श्रीनगर नगर निगम की स्थापना जो है 2021 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, नहीं अभी कुछ विस्तृत जानकारी है इसके बारे में कि राज्य में वर्तमान में 5 जनपदों में देहरादून व ऋषिकेश, यानी कि देहरादून में 2 हैं, देहरादून व ऋषिकेश। उधम सिंह नगर में 2 हैं, काशीपुर व रुद्रपुर। हरिद्वार में 2 नगर निगम है, हरिद्वार व रुड़की। नैनीताल में 1 नगर निगम है, हल्द्वानी। और पौड़ी में 1 है, कोटद्वार में नगर निगम स्थापित है। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1916 में। इसके बारे में कुछ जानकारी भी है कि राज्य में नगरीय शासन प्रणाली की शुरुआत संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम के तहत 1916 में की गई थी।